देखो पाठ 13 विराम। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि विराम शब्द का क्या अर्थ होता है। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। विराम शब्द का क्या अर्थ होता है? रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बोलते समय बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। रुकने की इस क्रिया को अर्थात रुकने के इस तरीके को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। जब हम मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमारी शैली, लहजे, उतार चढ़ाव से स्पष्ट हो जाता है, पर लिखित रूप में इसे विराम चिन्हों से दर्शाया जाता है। कि विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। जब भाषा में अपने भावों को समझाने के लिए जब थोड़ा बहुत रुका जाता है, जब थोड़ा सा रुकना होता है, अपने शैली को, अपने भाव को, उतार चढ़ाव को समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम लिखित भाषा में। कौन सी भाषा में? लिखित भाषा में। अर्थात जब हम बोलते हैं तब हम थोड़ा सा रुक जाएंगे तो उसे रुकने को कहते हैं विराम। ठीक है। लेकिन लिखे हुए को जब हम देखते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमें उतार चढ़ाव लाना है? तो उसी को समझने के लिए हमें किस चिन्हों की आवश्यकता होती है? विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखो, इसकी परिभाषा को ध्यान से देखो। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। ठीक है, रुकना या विश्राम करना। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। भाषा को लिखते समय, भाषा को लिखते समय, ध्यान से देखते जाना, भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर, विशेष स्थानों पर रुकने, विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने, विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ध्यान से देखो वापस से। विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना या विश्राम करना। रुकना या विश्राम करना। भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अब उदाहरण को देखना तब आपको समझ आएगा। मैंने वाक्य लिखा रुको मत जाओ, ठीक है, और मैंने अगला वाक्य भी यही लिखा कि रुको मत जाओ। अब इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वाक्य समान है, इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब देखो मैंने इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया, रुको मत जाओ। अगला है रुको मत जाओ। एक विराम चिन्ह से दोनों वाक्यों का अर्थ परिवर्तित हो रहा है, दोनों वाक्य बदल गए। पहला वाक्य क्या कह रहा है कि रुको मत जाओ, रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है कि रुको मत जाओ। और दूसरा वाक्य रुको मत जाओ, दूसरा वाक्य जाने के लिए कह रहा है। पहला वाक्य तो रोक रहा है और दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? कि जाने के लिए कह रहा है कि जाओ। तो रुको मत जाओ।
और रुको मत जाओ। एक विराम चिन्ह से वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो गया। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? वे चिन्ह होते हैं जिनसे भाषा के उतार चढ़ाव, शैली या रुकावट को हम लिखित रूप में दर्शा सके। ठीक है, इसको परिभाषा को आप वापस से देखो ध्यान से। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह हैं। जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। दोनों वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक अल्प विराम से वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो गया, अर्थ बदल गया। ठीक है, अब एक वाक्य और है, देखो ध्यान से, जो आपके ही पहला है, रोहन जयपुर जाएगा। ठीक है, अगला है रोहन जयपुर जाएगा। ठीक है, और तीसरा है रोहन जयपुर जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले वाले में कि रोहन जयपुर जाएगा, सीधा सरल वाक्य, पूर्ण विराम लगा हुआ है, वाक्य समाप्त हो गया। तो इसमें ये कि हाँ रोहन जयपुर जा रहा है, सिंपल उदाहरण है। अगला देखो, रोहन जयपुर जाएगा, क्या लगा हुआ है अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या रोहन जयपुर जाएगा, क्या रोहन जयपुर जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते ही क्या हो गया है, क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगते ही इस वाक्य से प्रश्न पूछा जाने का भाव आ गया है कि रोहन जयपुर जाएगा। और यहाँ पर जो चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसमें क्या है कि रोहन जयपुर जाएगा, कि आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं कि रोहन कहाँ जाएगा? जयपुर जाएगा। मुस्कान, देखो अब है विराम चिन्ह के नाम और विराम चिन्ह, और एक एक विराम चिन्हों को हम ध्यान से फिर समझेंगे। देखो ध्यान से, पहला है अल्प विराम, जिसका चिन्ह है ये, इसे कहते हैं कोमा भी। दूसरा है अर्ध विराम, अर्ध विराम किसे कहेंगे? एक बिंदी और कोमा वाला निशान। तीसरा है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम एक सीधी सरल डंडी। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कह सकते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह भी कह सकते हैं, प्रश्न बोधक चिन्ह भी कह सकते हैं, सबका एक ही अर्थ है, आप कंफ्यूज मत होना। अगला है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे विस्मय सूचक चिन्ह भी कहते हैं, दोनों सही है। यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला है उपविराम, उपविराम, उपविराम के बाद है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ये है आपका निर्देशक चिन्ह जो थोड़ा सा लंबा है। इसके बाद है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है छोटा सा, क्योंकि ये दो शब्दों के बीच में आता है। अगला है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह है किस, ये वाला,
बताऊंगी आपको विस्तार से बाद में, पहले एक बार आप सारे चिन्हों को देखें। फिर है त्रुटि परक चिन्ह, वो ये है। 11वां है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से इन कोष्टकों का प्रयोग हम ज्यादातर गणित विषय में करते हैं। कौन से विषय में करते हैं? गणित विषय में। 12वां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है वो 2 होते हैं, एक तो इकहरा और एक दोहरा। समझाऊंगी इकहरे का प्रयोग कहाँ करना है और दोहरे का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। तो पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, छठा है उपविराम, सातवां है निर्देशक चिन्ह, आठवां योजक चिन्ह, नौवां लाघव चिन्ह, 10वां त्रुटि परक चिन्ह, 11वां कोष्टक, 12वां उद्धरण चिन्ह। अब इसमें आपके जो बुक में है एक नहीं था त्रुटि परक, जो मैंने आपको लिखवाया है अलग से, ठीक है, वो समझा भी दूंगी। तो इन विराम चिन्हों को आपको ध्यान से क्या करना है? वॉइस लो आ रही है क्या बेटा? यहां से तो क्लियर है। ओके, देखो फिर से हमने क्या देखा था? गुंजन, वॉइस इज लो सामिया, मैम प्लीज चेक। हाँ बेटा चेक कर लिया, क्लियर है यहाँ से? हाँ, देखो फिर से ध्यान से, अल्प विराम का चिन्ह ये है, अर्धविराम का चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, उपविराम, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटि परक चिन्ह, कोष्टक और उद्धरण चिन्ह, ये आपने देखे। अब हम ध्यान से देखते हैं। साम्य बेटा आपके साइड से ही प्रॉब्लम है, यहाँ से क्लियर है बेटा। अब देखो, अब ध्यान से, पहला है पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? ये है जो इसके सामने मैंने लिखा है, ठीक है। अब पूर्ण विराम को पहले ध्यान से समझो। वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक व विस्मयादिबोधक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हमारी परीक्षा मार्च में होगी, बच्चे खेलते हैं। पूर्ण विराम की परिभाषा क्या है? वाक्यों की समाप्ति पर, वाक्यों की समाप्ति पर जिन चिन्हों का प्रयोग, सॉरी, वाक्यों की समाप्ति पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ध्यान से देखो, जैसे बच्चे खेलते हैं। अब ये वाक्य समाप्त कब माना जाएगा? जब इस वाक्य के अंत में मैं क्या लगा दूंगी? पूर्ण विराम, अर्थात अब ये वाक्य पूरा हो गया। जब तक हम ये विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारा वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा, कि वाक्य समाप्त नहीं हुआ है। जैसे ये चिन्ह हमने लगा दिया वैसे ही क्या हो जाएगा? हमारा वाक्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात अब इसके बाद दूसरा वाक्य शुरू होगा। जैसे राघव पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने पूर्ण विराम लगाया वैसे ही क्या
हो गया, ये वाक्य समाप्त हो गया। तो वाक्यों की समाप्ति पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, अब आप वापस से देखो, सेकंड नंबर जो है वो देखो, ये पूर्ण विराम समझ आया? दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी से कोई बात या प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी से कोई बात या प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में जब किसी से कोई बात या प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या लगाया मैंने अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि मैं क्या पूछ रही हूँ? प्रश्न। क्या पूछ रही हूँ? प्रश्न, कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम लिख रहे हो? यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम लिख रहे हो। तो जब प्रश्न पूछने का भाव हो, जब वाक्य में कोई प्रश्न या बात पूछने का भाव हो, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है।